अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये बिज़नेस स्टडीज़ लेवल एम चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में देख लेते हैं कि लास्ट कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था। हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था और मार्केटिंग प्लान्स मैं स्टार्ट करने वाला था कि फिर मैंने देखा कि चैप्टर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक मार्केटिंग प्लान है और इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे। अच्छा, वो लिखते हैं मार्केटिंग प्लान इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड डिटेल अबाउट नेसेसरी एक्शन नीडेड टू अचीव वन आर मोर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी मार्केटिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का ये एक्शन प्लान है। यानी उन ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरीके से अचीव करेंगे। रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना चलते हुए हम ऑब्जेक्टिव्स को अपने अचीव कर लेंगे। अब इसे दोबारा पढ़ें। मार्केटिंग प्लान इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट नेसेसरी एक्शंस नीडेड टू अचीव वन आर मोर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कि किस तरह मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने हैं। मार्केटिंग प्लान आपको वो स्टेप्स बताता है। ठीक है, आगे वो कहते हैं इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस प्लान। ये पूरे बिजनेस प्लान का एक इंटेग्रल पार्ट है एंड कैन बी डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर गुड सर्विस ट्रेड नेम और प्रोडक्ट लाइन। यहाँ पे वो कहते हैं मार्केटिंग प्लान गुड्स के लिए भी हो सकता है कि गुड्स को हमने किस तरह मैन्युफैक्चर करना है और फिर उसे बेचना कैसे है। डिफरेंट हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सर्विस के लिए भी हो सकता है, ट्रेड नेम के लिए भी हो सकता है कि हमने अपना ट्रेड नेम क्या रखना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ट्रेड नेम को लेके क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को हमने अचीव कैसे करना है। ये प्रोडक्ट लाइन के हवाले से हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, उस प्रोडक्ट लाइन को हमने किस तरह अचीव करना है, क्या हमें प्लान बनाना चाहिए। तो ये उसके बारे में आगे है। द मेन एम ऑफ मार्केटिंग प्लान इज़ टू मेक श्योर दैट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर इज़ रीच्ड। अब वो कहता है सबसे बड़ा जो मकसद होता है ना मार्केटिंग प्लान बनाने का, वो यही होता है कि हमारी सेल ज़्यादा हो, हमारे कस्टमर ज़्यादा हो। सबसे बड़ा जो एम है मार्केटिंग प्लान बनाने का वो यही है। दिस कैन बी अचीव्ड बाई मेकिंग डिसीजन अबाउट मार्केटिंग मिक्स। अब वो कहता है मार्केटिंग प्लान में हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट प्लान बनाने का वो यही होता है कि हमारी सेल बढ़े। और ये ऑब्जेक्टिव हम कैसे अचीव कर सकते हैं, मार्केटिंग मिक्स के बारे में डिसीजन लेके। मार्केटिंग मिक्स पे आगे एक एक चैप्टर आने लगा है, यहाँ उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। यानी प्रोडक्ट, मार्केटिंग मिक्स क्या है कि प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेना, प्राइस के बारे में डिसीजन लेना कि प्राइस कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। प्लेस के बारे में डिसीजन लेना कि इससे किस तरह हमने अपना प्रोडक्ट बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसके अलावा प्रमोशन के बारे में भी पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। यानी लोगों को बताना, लोगों को पता हो कि आपका प्रोडक्ट भी है मार्केट में। ठीक है ना, लोगों के सब कॉन्शियस में अपने प्रोडक्ट का एक इमेज डाल देना। ये 4 डिसीजन आप ले लेने होते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह, वो डिटेल हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। प्राइस क्या होनी चाहिए, किस तरह हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रमोशन किस तरह करनी है। तो ये जो अहम डिसीजन है ना, ये जब आप लोगे ना अहम डिसीजन, तब आपकी सेल बढ़ेगी। यानी आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो सेल होता है ना कि सेल आपने बढ़ानी है, तो उसको किस अंदाज में बढ़ानी है, तो वो जो डिसीजन है वो डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट के डिसीजन पे, प्राइस के डिसीजन पे, प्लेस के डिसीजन पे और प्रमोशन के डिसीजन पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बात को लेके। मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस, इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसे देख लेते हैं कि किस तरह प्लानिंग करेंगे। आइडेंटिफाई द ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, यानी बिजनेस का पूरे बिजनेस का, सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का नहीं, पूरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव उसको आइडेंटिफाई करना कि ऑब्जेक्टिव 1 है या 2 है, जितने भी हैं
उनको आइडेंटिफाई करना कि हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। या उन्होंने मिसाल दी है, मिसाल के तौर पे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, और भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ये तो उन्होंने सैंपल के तौर पे दी है। सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, कंडक्ट मार्केट रिसर्च एंड डेवलप अ स्वॉट एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दो काम करने हैं हमने। एक तो मार्केट रिसर्च करनी है, जब मार्केट रिसर्च कर रहे होंगे उसके नतीजे में हमें जो डाटा मिलेगा फिर हमने स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये अब अपने बिजनेस का भी हो सकता है, कंपेटिटर के भी, किसी का भी हम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं किस डाटा की बेस पे जो हमें मार्केट रिसर्च के नतीजे में मिलेगा। स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ, अगर हम मिसाल के तौर पे अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, हमारे बिजनेसेस में या हमारे बिजनेस के किसी एक प्रोडक्ट का भी स्वॉट एनालिसिस हो सकता है, किसी दो प्रोडक्ट्स का भी स्वॉट एनालिसिस हो सकता है। क्या, चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोडक्ट हो। अब मैं मिसाल ले रहा हूँ कि वो एक प्रोडक्ट है, स्ट्रेंथ क्या है उस प्रोडक्ट की, डब्ल्यू से उसकी वीकनेसेस क्या है उस प्रोडक्ट में, अपॉर्चुनिटी क्या है उस प्रोडक्ट में, थ्रेट क्या है, उस प्रोडक्ट को क्या खतरात लाक हो सकते हैं। तो ये हमने एनालिसिस करना होता है। पहले स्टेप में हम बिजनेस का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे, अगले स्टेप में हमने मार्केट रिसर्च करनी है और उसके नतीजे में जो डाटा मिलेगा फिर हम एक स्वॉट एनालिसिस करेंगे। थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, सेट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है। हमारे जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो हमारे बिजनेस के साथ भी अलाइन होने चाहिए और मार्केट के साथ भी अलाइन होने चाहिए। शुरू में हमने यही पढ़ा था ना कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग ये है कि कस्टमर की नीड और वांट को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके मुताबिक प्रोडक्ट बनाने हैं। अब आपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कोई और बनाए हुए हैं, मार्केट में लोगों की डिमांड कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेंगे। आपका जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट हासिल करना, वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। तो आपके जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट करने हैं वो इन दो स्टेप्स के बाद करने चाहिए, मार्केट के भी मुताबिक होने चाहिए और आपके बिजनेस जो ओवरऑल बिजनेस है उसके साथ भी अलाइन होने चाहिए। इसी वजह से जो सेट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो तीसरे नंबर पर रखा गया है, ताकि हमें पहले अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स का भी पता चल जाए और हमें मार्केट का भी पता चल जाए, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, क्या हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है। फिर उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा जनाब, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेट हो गए। अब मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा हुआ है इंक्रीज मार्केट शेयर इंक्रीज होना, मार्केट शेयर अभी टॉपिक आने वाला है। फिर चौथे नंबर पे वो कह रहे हैं कि अगला क्या स्टेप होना चाहिए मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस में, प्लान एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज यूजिंग मार्केटिंग मिक्स। हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, फिर हम उसके बाद प्लान करेंगे। क्या प्लान करेंगे, स्ट्रेटजीज़ को। स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, उनमें से कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है। वहाँ हमने कॉमन स्ट्रेटजीज़ पढ़ी थी, इसके अलावा भी कोई हो सकती हैं, वो तो उन्होंने मिसाल के तौर पे दी थी, ज़्यादा मशहूर वही स्ट्रेटजीज़ है। तो स्ट्रेटजीज़ को प्लान करना है और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उनकी प्लानिंग और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कि कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो सारा जो है ना चौथे स्टेप में आएगा। आगे वो कह रहे हैं यूजिंग मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करते हो। मार्केटिंग मिक्स क्या, अभी मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इनके डिसीजन को मलहूज़ खातिर रखते हुए आपने स्ट्रेटजीज़ बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर अगले नंबर पे, पाँचवें नंबर पे क्या करना है, फॉलो अप, यानी फॉलो अप करना। जब आपने स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया, अब उसको फॉलो करना है, फॉलो अप करना है। एंड मॉनिटर एफिशिएंसी, चेंज द मार्केटिंग मिक्स इफ़ नीडेड। अब जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे और प्लान बनाए थे, अब ये देखना कि जो प्लान आपने बनाए थे जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, आया वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आपका ऑब्जेक्टिव था मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना, आपने जो प्लान्स बनाए, स्ट्रेटजीज़ सेट की और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया, तो फिर ये देखना कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो फिर आप जो है ना कोई तब्दीली लाएं अपनी स्ट्रेटजीज़ में, अपनी मार्केटिंग मिक्स में,
जब आपको अपने ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं हो रहे तो इसका मतलब है आपने आपकी प्लानिंग में कोई ना कोई खामी होगी, ठीक है ना। कोई स्ट्रेटजीज ऐसी आपने बनाई होंगी कि जो अलाइन नहीं कर रही होंगी आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ, या कोई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया मार्केटिंग पढ़ना तो आगे बहुत डिस्कशन आएगी क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में जो है ना उसके रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वो यही कि मिसाल के तौर पे आपने प्लानिंग ठीक नहीं की, स्ट्रेटजीज ठीक नहीं बनी। एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे जैसे ये कोरोना आया था, कोरोना ने सारे बिजनेस फ्लॉप कर दिए। अब कोई अगर बिजनेस जो है वो चाहे जितनी अच्छी स्ट्रेटजीज वो बना रहा हो, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे बिजनेस को, तो वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर रहा होगा। तो इंटरनल एक्सटर्नल काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो 5वें स्टेप पे वो सारी चीज़ें हमने डॉक्यूमेंट करनी है कि हमने ये ऑब्जेक्टिव बनाए थे, ये स्ट्रेटजीज बनाई थी, और फिर जो है ना ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो वेल एंड गुड। जितने हमने बनाए थे उससे ज़्यादा हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उसको आगे बढ़ाएं, उसे सस्टेन करें, उसको मज़ीद ग्रो करें। अगर नहीं अचीव हो रहे तो फिर उनकी वजूहात तलाश करना कि क्या वजह हो सकती है कि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहे। आया हमारे इंटरनल कोई खामी है या एक्सटर्नल से है। इंटरनल अगर कोई खामी है, कोई स्ट्रेटजी ऐसे बना ली है कि जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते, फिर तो हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल कोई फैक्टर है तो फिर जो है ना उससे बचना थोड़ा मुश्किल होता है। वो जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो सिर्फ आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं कर रहा होता, वो सारे बिजनेसेस को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये है आपका 5 स्टेप्स का मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद अब हम मार्केटिंग मिक्स पे डिटेल में बात करना स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। देखें, मार्केटिंग मिक्स में 4 चीज़ें हैं, जैसे इसका थोड़ा सा जिक्र पहले हुआ है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसको 4 P's भी कहते हैं। 4 P's क्यों कहते हैं? क्योंकि ये P से स्टार्ट होते हैं, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और ये प्रोडक्ट। 4, इनको 4 P's भी कहा जाता है, इन्हें मार्केटिंग मिक्स भी कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे कि मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स कितने हैं तो वो 4 हैं। कौन से 4 P's? 4 P's कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है ना। अब आगे वो क्या लिखते हैं कि मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कंपनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। वो कहता है कि ये जो मार्केटिंग मिक्स है ना, ये 4 P's हैं, ये साइमल्टेनियसली इकट्ठी वर्क करते हैं, एक साथ वर्क कर रहे होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, ठीक है ना। प्रोडक्ट का जो डिसीजन है, फिर प्राइस क्या होनी चाहिए उसकी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिर उसकी प्राइस कैसे सेट करनी है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह उसको प्रमोट करना, ये सारे जो एक्शंस हैं ना, ये सारे जो डिसीजंस हैं, ये एक साथ लिए जा रहे होते हैं, ठीक है ना। और ये एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है। और वो किस लिए किए जा रहे होते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कोई भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको अचीव कर सके। तो मार्केटिंग मिक्स के बारे में जो डिसीजन मेकिंग है वो इंतहाई अहम है। अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, हल्का फुल्का इसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है? अब प्रोडक्ट कुड बी टेंजिबल। अब वो कहता है प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, यानी गुड भी हो सकता है, इनटेंजिबल कोई सर्विस भी हो सकती है। अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड मैन्युफैक्चरर से ले के और जो ट्रेडिंग का काम करती है उसको बेचती है, ठीक है ना, यानी उसका काम सिर्फ टेंजिबल गुड के साथ है। अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं कि जिसका काम सिर्फ सर्विस देना है, तो वो जो सर्विस है वो उसका प्रोडक्ट है। अब जैसे शुएफात जो है ये क्या दे रहा है? ये एजुकेशन दे रहा है, ये प्रोडक्ट नहीं दे रहा, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टीचिंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। इट रेफर्स टू व्हाट द बिजनेस प्रोवाइड फॉर सेल ईदर इन बल्क और इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट। ये अब डिपेंड करता है कि डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट तरह से काम कर रहे होते हैं। कुछ बल्क में चीज़ें बेच रहे होते हैं, ठीक है ना, कोई थोड़ा थोड़ा 1-2 यूनिट्स बेच रहे होते हैं एक एक करके। ये हर बिज़नेस की अपनी अपनी नेचर होती है।
लेकिन आपने जो मेन बात याद रखनी है कि प्रोडक्ट वो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं द प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी अ कस्टमर पेज फॉर द प्रोडक्ट। प्राइस क्या है? प्राइस वो पेमेंट है जो कस्टमर आपको पे करेगा जब वो आपका प्रोडक्ट लेगा, या आपका प्रोडक्ट लेगा मतलब वो टेंजिबल प्रोडक्ट भी हो सकता है, इंटेंजिबल। अगर वो सर्विस, जैसे आप शुएफात में पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, फ़ीस पे करते हैं, उसके बदले वो आपको सर्विस देते हैं। अगर हम किसी शॉप पे जाएं प्रोडक्ट लें तो आप प्रोडक्ट ले लेंगे और उसको क्या पे करेंगे, आप कस्टमर होंगे उस शॉप वाले के, तो आप उसे क्या दे रहे होंगे, पैसे दे रहे होंगे, वो प्राइस है। ठीक है। अब आगे वो कहता है इट इज़ डिटरमाइंड, क्या कि प्राइस, प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है? इट इज़ डिटरमाइंड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, कोई एक दो फैक्टर नहीं है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। अब वो मिसाल दे रहे हैं, इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट टाइप, द मार्केट शेयर, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द वैल्यू परसीव्ड बाय कस्टमर। यानी ये चंद एक फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि क्या रखनी चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस। ये बिजनेस के हवाले से मैं बता रहा हूँ। बिजनेस जब डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है तो वो ये देख रहा होता है कि मुझे प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? प्रोडक्ट की टाइप के, प्रोडक्ट किस तरह का है, ठीक है, आया प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, किस तरह का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की टाइप क्या है, मार्केट शेयर क्या है, आपका मार्केट शेयर क्या है। मार्केट शेयर आपका बहुत ज़्यादा है तो तब प्राइस ज़्यादा रखनी चाहिए, कम। अगर मार्केट शेयर कम है और मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हो तो प्राइस कम कर दो, फिर आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। तो काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करने में, ठीक है। आगे है प्लेस। प्लेस में वो क्या कहते हैं? प्लेस रिप्रेजेंट द लोकेशन वेयर द प्रोडक्ट कैन बी परचेज। प्लेस मतलब कौन सी ऐसी जगह होगी कि जहां ये प्रोडक्ट आपने बना के वहां रखना है ताकि कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर सके। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है, उसमें फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, वो बिज़नेस जो है वो प्रोडक्शन करके अपनी फैक्ट्री में रख देता है, तो लोग फैक्ट्री में जाके परचेज नहीं करेंगे। लोग ये चाहेंगे कि उनके घर के साथ जो रिटेल वाली शॉप है ना, वहाँ प्रोडक्ट पड़ा हो ताकि वो घर से बाहर निकलें और वो चीज़ को परचेज़ कर लें। वो फैक्ट्री में आके आपके गुड्स परचेज नहीं करेंगे, वो फिर फैक्ट्री में ही पड़ी रहेंगी, बिज़नेस को लॉस हो जाएगा। तो बिज़नेस के लिए ये लाजमी होगा कि वो कस्टमर के घर के करीब तक पहुंचा दें प्रोडक्ट, ताकि वो घर से निकले और वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले, ठीक है ना। ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, ठीक है ना। ये जब प्लेस वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, ये तो मैंने ऐसे सरसरी सा आपको बताया, ये काफ़ी डिटेल में है, डिफरेंट चैनल्स होते हैं, ठीक है ना। वो अभी मैं यहाँ नहीं उसका जो है ना डिटेल में बताने लगा, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये कि आप इतना याद रखें, प्लेस रिप्रेजेंट द लोकेशन वेयर द प्रोडक्ट कैन बी परचेज। यानी ये एक लोकेशन है जहाँ से जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ किया जा सकता है, कस्टमर परचेज़ कर सकता है। बस इतना याद रखें। डिटेल हम इंशाल्लाह, काफ़ी सारे चैनल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। आगे है प्रमोशन। प्रमोशन रिप्रेजेंट ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन द मार्केट प्लेस। हर तरह की कम्युनिकेशन, हर तरह की कम्युनिकेशन किस हवाले से? उस प्रोडक्ट के हवाले से जो मार्केट प्लेस में यूज़ होती है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या हो सकता है? एडवर्टीज़मेंट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था ना, एडवर्टीज़मेंट प्रमोशन का एक पार्ट है और प्रमोशन खुद मार्केटिंग का एक पार्ट है। कुछ लोग मार्केटिंग को एडवर्टीज़मेंट कह रहे होते हैं, नहीं, गलत है। एडवर्टीज़मेंट तो एक छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग का, मार्केटिंग तो इससे बहुत वसी है, ठीक है। एडवर्टीज़मेंट के थ्रू लोगों को आप बताएंगे कि हमारी ये प्रोडक्ट है, उसमें ये फीचर्स हैं वगैरह वगैरह। पब्लिक रिलेशन और इसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ, पॉइंट ऑफ सेल, ये डिफरेंट उन्होंने तरीके बताए होंगे। इस तरीक़ों को यूज़ करके, और भी तरीके हो सकते हैं, इन तरीक़ों को यूज़ करके आप कस्टमर को ये बताएंगे कि हमारी ये प्रोडक्ट है, इसमें ये फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था मार्केटिंग मिक्स का, यानी 4 P's का, ठीक है। हाँ, आगे भी है अभी, द मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड 4 P's। यहाँ पे हम ये देखने लगे हैं
द मार्केटिंग मिक्स चेंज ओवर टाइम, यानी जो मार्केटिंग मिक्स है वो चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोडक्ट की ख़ास क्वालिटी रखी, आया हमेशा वही रहेगी? नहीं, वक्त के साथ साथ चेंज हो सकती है। कस्टमर की नीड और वांट चेंज होगी तो आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चेंज करनी पड़ेगी। प्राइस क्या ये फिक्स रहती है? जो कंपनी एक दफ़ा बना दे वो फिक्स रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइस भी चेंज हो सकती है वक्त के साथ साथ। ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया तो आपको महंगी बेचनी पड़ेगी, डिफ्लेशन आ गया तो आपको सस्ती बेचनी पड़ेगी। ठीक है ना, प्राइस चेंज हो सकती है। प्लेस यानी आप जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है क्या हमेशा यही रहेगा? नहीं, वो भी बदल सकता है। प्रमोशन, आप जिस अंदाज में प्रमोट कर रहे हैं, जिस अंदाज में एडवर्टीजमेंट अपने प्रोडक्ट की करते हैं, क्या वो हमेशा सेम रहेगी? नहीं, उसमें कोई तब्दीली भी आ सकती है। ये तो हालात पे डिपेंड करता है ना, और कस्टमर की नीड और वांट, उसकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आपको अपना मार्केटिंग मिक्स को भी बदलना पड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट के हवाले से हम क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं, क्या क्या अहम पॉइंट्स को मद्देनज़र रख सकते हैं जब प्रोडक्ट के बारे में। डिटरमाइन वेदर टू प्रोड्यूस वन आर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, यानी आया हमने एक प्रोडक्ट बनाना है या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, ये डिसीजन प्रोडक्ट के बारे में आप लोगे। पहले यहाँ पे जो आपको बताया गया था ना, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या होती है, प्लेस, प्रमोशन। अब ये जो आपको बताया जा रहा है ना कि प्रोडक्ट के हवाले से क्या क्या डिसीजन मेकिंग हो सकती है, क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। डिटरमाइन वेदर टू प्रोड्यूस वन आर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट, क्या एक प्रोडक्ट बनाना है या फिर काफ़ी ज़्यादा बनाने हैं। डिसाइड ऑन द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के फीचर क्या होंगे। ये भी मार्केटिंग मिक्स पढ़ रहे हैं हम, याद रखना, और उसमें पहला पी पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, डिसाइड ऑन द फीचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होंगे, उसका कलर क्या होगा, साइज़ क्या होगा, उसके बनाने का मकसद क्या होगा। आप जो प्रोडक्ट बना के कस्टमर को दे रहे हो, वो इस्तेमाल करेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा कस्टमर को, पर्पस तो होना चाहिए ना। आगे क्या, आइडेंटिफाई द प्रोडक्शन मेथड, कि आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उसका मेथड क्या होगा। आप मैनुअली बनाओगे, मशीनरी का यूज़ करोगे, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, किस अंदाज में बना रहे हो, ये जो डिसीजन मेकिंग है ये भी प्रोडक्ट के हवाले से आपने लेनी है, बिजनेस ने लेनी है। आगे है असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी आपने उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी पे आप कंप्रोमाइज़ करोगे तो आपका कस्टमर आइंदा आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। ठीक है ना। चूज़ वेदर टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, यानी आपने प्रोडक्ट बना ली, प्रोडक्ट बना के कस्टमर को पहुंचा दी, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी आया आप प्रोवाइड करते हो या नहीं, यानी गारंटी या वारंटी इस तरह की कोई चीज़ें देते हो कस्टमर को कि अगर उसे इस प्रोडक्ट में कोई इशू हो जाए तो वो हमारे से रब्ता कर सकता है, देना है या नहीं देना, यानी ये फ़ैसला करना, ये भी एक अहम फ़ैसला है। तो ये सारे फ़ैसले प्रोडक्ट के हवाले से हो रहे हैं। डिसाइड ऑन पैकेज, यानी आपकी जो प्रोडक्ट हो उसकी पैकिंग क्या होनी चाहिए, पैकेज किस अंदाज में आपने उसे जो है ना देना है। या मिसाल के तौर पे आप की बर्गर की शॉप है या बर्गर आप बना के देते हो, तो क्या आप ऐसे दे दोगे या उससे किसी तरह पैकिंग करके दोगे। ठीक है ना। आपने मोबाइल की आप प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या मोबाइल ऐसे बना के बस ऐसे हाथ में पकड़ा दोगे या उसे कोई डब्बे में पैक करोगे खूबसूरत अंदाज में। तो ये जो सारे डिसीजन है ये प्रोडक्ट के हवाले से डिसीजन है जो लिए जा सकते हैं। आगे क्या है, प्राइस, डिसाइड वेदर द मार्केट इज़ कम्पेटिटिव, ये डिसाइड करना आया मार्केट में कंपटीशन है या नहीं है। मार्केट में कंपटीशन हो तो फिर प्राइस को चेंज करना ज़रा मुश्किल होता है। हाँ, प्राइस कम तो आप कर सकते हो, प्राइस बढ़ाओगे तो फिर आपका जो कस्टमर है वो किसी और की तरफ चला जाएगा अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है। आगे है आइडेंटिफाई वेदर द प्रोडक्ट इज़ न्यू आर ओल्ड, और ये फैसला करना कि प्रोडक्ट नया बनाना है या वही ओल्ड में कोई चेंजिंग वगैरह कर लेनी है। ठीक है ना। और इसके अलावा आइडेंटिफाई वेदर द प्रोडक्ट इज़ न्यू आर ओल्ड, और ये फैसला, क्योंकि हम प्राइस का पढ़ रहे हैं, और ये फैसला करना
कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ओल्ड वाली रखनी है या नई वाली रखनी है। तो इस तरह के डिसीजन। डिटरमाइन वेदर टू यूज़ द प्रमोशन टू अट्रैक्ट कंज्यूमर, आया आप जो है प्रमोशन का इस्तेमाल करोगे ताकि कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सको। फिर उसके बाद असेस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये गालिबन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पिछले लेवल में, ठीक है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्राइस के चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड कितनी चेंज हो जाती है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी आप प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर रहे हो, कम कर रहे हो, आया उसकी डिमांड कितनी बढ़ रही है। मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 5% कम कर रहे हो, तो आया आपकी डिमांड 5% से ज़्यादा बढ़ रही है या कम बढ़ रही है या बढ़ ही नहीं रही। तो इस तरह की ये प्राइस के हवाले से ये चीज़ें देखनी होती हैं। कंसीडर वेदर द गुड इज़ अ लग्जरी, यानी एक्सपेंसिव गुड है या बेसिक नीड चीप गुड है, ठीक है ना। तो उसकी जो प्राइस है वो भी उस हवाले से रखनी पड़ती है। जो एक्सपेंसिव गुड है तो उसकी हाई प्राइस रखनी पड़ती है, जो बेसिक नीड का गुड है तो चीप रखनी पड़ेगी। चीप रखोगे तो हर कोई परचेज करेगा। अगर आप है बेसिक नीड की, मिसाल के तौर पे ये जो है ना आप बेच रहे हो, शुगर बेच रहे हो, ठीक है ना, चीनी, और ये जनाब आप पैकिंग वगैरह में करके बड़ी महंगी बेचो, वो सिर्फ अमीर ही परचेज़ कर पाएंगे। है बेसिक नीड की चीज़, लेकिन आपने उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा रख दी है तो वो कोई परचेज़ ही नहीं करेगा, फिर आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे वो कह रहे हैं डिसाइड वेदर टू, प्लेस के हवाले से, डिसाइड वेदर टू सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर और यूज़ इंटरमीडिएरी, यानी आया आप डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच रहे हो या फिर दरमियान में कोई मिडल मैन भी है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो और आपने मार्केट में अपनी एक रिटेल शॉप भी बनाई हुई है, यानी आप रिटेलर भी हो, आप मैन्युफैक्चरर भी हो, दोनों काम इकट्ठे आप खुद ही कर रहे हो, दरमियान में और मिडल मैन नहीं है, ठीक है ना। अब एक ये डिसीजन है, एक ये डिसीजन भी हो सकता है कि आप दरमियान में मिडल मैन डालो, यानी आप मैन्युफैक्चरिंग करके आप दो डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, और रिटेलर से कस्टमर आके ले लेगा। तो ये भी एक चैनल होता है। जब प्लेस हम पढ़ेंगे तो उसमें ये मज़ीद खुल के चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, अभी तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर उसके बाद डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्ट नीड्स टू बी वाइडली अवेलेबल, क्या आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो वाइडली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए या बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना चाहिए, इस तरह के फैसले। आइडेंटिफाई द मेथड एंड द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह आपने कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचानी है, वो चैनल क्या होना चाहिए। कंसीडर द कॉस्ट एंड द बैरियर्स इफ़ द प्रोडक्ट इज़ एक्सपोर्टेड, अगर आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी और क्या रास्ते में क्या रुकावटें खड़ी हो सकती हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो सारे आपने अपने मद्देनज़र रखने हैं प्लेस का डिसीजन मेकिंग करते हुए। आइडेंटिफाई हाउ द प्रोडक्ट टाइप अफेक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी देखना कि प्रोडक्ट टाइप कौन सी है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट की जो टाइप है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रही होती है। ये हम पढ़ेंगे प्लेस में इंशाल्लाह। ये प्लेस में ये आपको टेबल दोबारा देखने को मिलेगा, और ये डिसीजन किस तरह के डिसीजन लिए जा सकते हैं और प्रोडक्ट टाइप किस तरह जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अफेक्ट करती है। तो अभी यहाँ मैं बताने की बजाय वहाँ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से। आगे है प्रमोशन। प्रमोशन है आइडेंटिफाई द प्रमोशन बजट, के प्रमोशन जो आप करोगे, आपने एडवर्टीज़मेंट करनी है, वर्ड टू माउथ के थ्रू लोगों को बताना है, तो उस पर बजट कितना, पैसा कितना लगेगा, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। असेस द कंपटीशन लेवल इन द मार्केट, मार्केट में कंपटीशन लेवल कितना है, इसको देखना प्रमोशन में, ये डिसीजन मेकिंग करनी होगी, ठीक है ना। सेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीज़मेंट, एडवर्टीज़मेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी बार जो है ना टीवी पे आना चाहिए, दिन में एक बार आना चाहिए, 2 बार, या हर आधे घंटे बाद, ये तो ये सारी डिसीजन मेकिंग करना। डिसाइड वेदर एंड हाउ टू एडवर्टाइज़, कि आपने कहाँ और कैसे एडवर्टाइज़ करना है, कहाँ करना है, यानी अखबारों में देना है या फिर आपने यूट्यूब पे भी डालना है, ठीक है ना, फेसबुक पे डालना है, डिफरेंट जगहों पे एडवर्टीज़मेंट करनी है, कहाँ कहाँ करना है और कैसे करना है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द टारगेट कस्टमर, टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, ये
हल्का सा ओवरव्यू बताया गया है कि प्रोडक्ट के हवाले से क्या क्या डिसीजन मेकिंग होती है, प्राइस के हवाले से क्या क्या डिसीजन मेकिंग होती है, प्लेस के हवाले से क्या क्या होती है, और प्रमोशन के हवाले से क्या क्या डिसीजन मेकिंग करते हैं। और ये जितनी भी डिसीजन मेकिंग है ये एक साथ चल रही होती हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। इनको ये आपस में लिंक्ड होती हैं, एक दूसरे से अलाइंड होती हैं, ठीक है ना। और ये आपस में एक दूसरे से अलाइंड होंगी तो तब आप अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मार्केटिंग, कस्टमर्स एंड कंपटीशन। पहले हम मार्केट के बारे में देख लेते हैं कि मार्केट क्या होती है, ठीक है, और मार्केट की कितनी टाइप्स हैं। मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल और पोटेंशियल कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट। मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल और पोटेंशियल। देखो ये इस वर्ड पे गौर करो, पोटेंशियल कस्टमर। देखो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं V8 परचेज़ कर लूँ, लेकिन अगर मेरे बैंक में इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास इतनी वेल्थ नहीं है कि मैं V8 परचेज़ कर सकता हूँ, तो मैं पोटेंशियल कस्टमर नहीं हूँ V8 का, ठीक है। पोटेंशियल कस्टमर वो होगा जो अगर ख्वाहिश कर रहा है तो वो उसको ख़रीदने का अहल भी हो, उसमें एबिलिटी भी हो कि वो उसको ख़रीद सके, तब वो पोटेंशियल कस्टमर कहलाएगा। और मार्केट क्या है, मार्केट में तमाम, मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल, यानी सारे जो अवेलेबल हैं कस्टमर्स, जो कस्टमर्स हैं पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो मार्केट है। और मार्केट की एक और भी डेफिनेशन की जाती है, मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां बायर और सेलर एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। जो कस्टमर होता है वो सेलर को क्या करता है, या ऐसे कहें कि जो बायर होता है सेलर को पैसे देता है और सेलर से वो प्रोडक्ट ले लेता है। यानी कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, एक गुड्स टू गुड्स भी एक्सचेंज हो सकती हैं। सेलर गुड दे रहा है बायर को और बायर जो है ना उसके बदले गुड दे रहा है सेलर को, ये भी हो सकता है। यानी कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा होता है, बायर और सेलर, एक बायर होगा एक सेलर होगा, कुछ ना कुछ, उसको भी मार्केट कहते हैं। कुछ लोग मार्केट को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। और मार्केट की ये भी डेफिनेशन ठीक है कि ऐसी मार्केट यानी एक ऐसी जगह जहाँ ऐसी जो है ना फिजिबल जगह भी हो सकती है, यानी उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस भी हो सकती है, इनविजिबल भी हो सकती है, जैसे ये स्टॉक मार्केट वगैरह है। अब ये कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस तो नहीं रखती ना, ठीक है ना। लेकिन अगर वैसे आप मार्केट जाएं एम्पोरियम वगैरह में, डिफरेंट जगहों पर, तो इसकी कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, ये दोनों हो सकती हैं। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे कस्टमर होंगे, बायर होगा, सेलर होगा, पोटेंशियल कस्टमर होंगे, ठीक है ना। मार्केट में सिर्फ पोटेंशियल। अब मार्केट की आगे वो टाइप्स बता रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल मार्केट होती है, कंज्यूमर मार्केट होती है, कमोडिटी मार्केट होती है, कि फाइनेंशियल मार्केट। अब इंडस्ट्रियल मार्केट क्या होती है, इंडस्ट्रियल मार्केट किस लिए होती है, फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड एम्ड एट बिजनेस आर कैपिटल गुड्स, यानी ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए होती हैं। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कैपिटल गुड, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर लूँ और फिर इस बात की तरफ वापस आते हैं। कैपिटल गुड एक ऐसा गुड होता है कि जिससे मज़ीद आगे गुड्स बनाई जा सकें। जैसे मशीनरी, आपकी अगर आप मशीनरी परचेज़ कर रहे हो तो उससे मज़ीद आप प्रोडक्शन करोगे ना, वो आपका कैपिटल गुड है, ठीक है ना। अब इंडस्ट्रियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कैपिटल गुड्स की बाइंग या सेलिंग हो रही होती है, ठीक है ना। कैपिटल गुड्स की बाइंग या सेलिंग हो रही होती है, और उसको कौन परचेज, अब ये जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, आप और मैं तो जाके परचेज़ नहीं करते ना, ये कौन परचेज़ करेगा, ये वही बिजनेसमैन ही जाके परचेज़ करते हैं ना मशीनरीज, ताकि वो अपनी फैक्ट्री में उसको लेके आएँ और उससे प्रोडक्शन करें। तो वो इंडस्ट्रियल मार्केट है जहाँ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या कैपिटल गुड्स ट्रेड हो रही होती हैं, उनकी बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। कंज्यूमर मार्केट कौन सी मार्केट, एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे ये आम कंज्यूमर गुड्स जो है ना उनकी बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। जैसे कपड़े ख़रीद लिए हमने, जैसे हमने चाय ले ली, बर्गर ले लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये कंज्यूमर मार्केट है। और कंज्यूमर कौन होता है, जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेगा, ठीक है ना, और उसके बाद वो ख़त्म, आगे नहीं बेचेगा, उसको कंज्यूम कर लेगा। कंज्यूमर मार्केट जहाँ पे
जो है ना हाउस होल्ड, या आप और मैं जिस तरह लोग हैं, ये हम मार्केट जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो ये कंज्यूमर मार्केट है। ठीक है ना। हम इसलिए नहीं ख़रीदते कि ये ख़रीद के फिर हम जो है इससे मज़ीद प्रोडक्शन करेंगे। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो फिर हम इंडस्ट्रियल मार्केट में शुमार होंगे, हम कंज्यूमर मार्केट में शुमार नहीं होंगे। कंज्यूमर मार्केट में अगर हमने प्रोडक्ट कोई परचेज़ की है तो उसे हम कंज्यूम करेंगे, बस। हम आगे बेचने के लिए हम नहीं ख़रीद रहे, या आगे उससे मज़ीद प्रोडक्शन करने के लिए हम नहीं ख़रीद रहे। ठीक है ना। अच्छा, एक और मार्केट होती है कमोडिटी मार्केट। ये किस लिए होती है? फॉर रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी गुड्स, जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है ना बिकते हैं। अब ये रॉ मटेरियल कौन परचेज़ करता है? ये भी बिजनेसमैन परचेज़ करता है। बिजनेसमैन का जो ताल्लुक़ होता है ना, वो इनपुट के हवाले से दो मार्केट्स के साथ होता है, इंडस्ट्रियल मार्केट के साथ और कमोडिटी। कमोडिटी मार्केट से वो रॉ मटेरियल परचेज़ करता है, और इंडस्ट्रियल मार्केट से वो कैपिटल गुड यानी मशीनरी वगैरह इस तरह की चीज़ें परचेज़ करता है, और फिर ये रॉ मटेरियल को उस मशीनरी में जा डाल के वो प्रोडक्शन करता है, और फिर हमें कंज्यूमर मार्केट में वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है ना। तो एक लिहाज से देखा जाए तो बिजनेसमैन का ताल्लुक़ इन तीनों मार्केट के साथ होता है। यहाँ से रॉ मटेरियल लेगा, यहाँ से क्या लेगा? मशीनरी वगैरह, उसकी प्रोडक्शन करेगा और हमें कंज्यूमर मार्केट में दे देगा। ठीक है। फिर एक और मार्केट होती है फाइनेंशियल मार्केट। आजकल तो इसका बड़ा अरूज है। फॉर सर्विस डेट डील विद मनी, जैसे बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक कैपिटल मार्केट। तो ये जो बैंकिंग के हवाले से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसको कह सकते हैं, ये जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी जो जिनका काम सिर्फ पैसे से डील करना होता है, स्टॉक्स के साथ डील करना, बॉन्ड्स के साथ डील करना, वो सारे फाइनेंशियल मार्केट में आ जाता है। तो हमने मार्केट पढ़ा, और मार्केट की हमने टाइप्स पढ़ ली कि मार्केट की बेसिक कितनी टाइप्स होती हैं। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। रीज़न वाई मार्केट बिकेम मोर कंपेटिटिव, यानी ये जो मार्केट है इसमें कंपटीशन कैसे बढ़ता जा रहा है, या एक मार्केट है उसमें कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है। वैसे तो आप देखें तो हर मार्केट में कंपटीशन है। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट शायद व नादिर ऐसा हो कि जिसका कोई कंपेटिटर ना हो, ऐसा बिजनेस नहीं है। आप शायद व नादिर ऐसे हो सकता है। जैसे अब पाकिस्तान में मिसाल लें तो वापडा की मिसाल, वापडा बिजली हमें प्रोवाइड कर रहा है, इसका कंपेटिटर कोई नहीं है। तो ये अपनी मनमानी से जो है ना प्राइस जितने रख लेते हैं। लेकिन वैसे इसके अलावा अगर देखा जाए तो हर मार्केट में कंपटीशन है। सप्लायर ऑफ गुड एंड सर्विसेज कई हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इनके पीछे क्या वजूहात है, इस कंपटीशन के पीछे क्या वजूहात है, जो मार्केट है वो कंपेटिटिव क्यों होती चली जाती है। यहाँ पे कुछ रीजंस उन्होंने बताए हैं। ग्लोबलाइजेशन विच रिजल्ट्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट एंड इन सेलिंग प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहली रीज़न वो बता रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमें इंटरनेट और इसके थ्रू ये पता है कि इस टाइम अमेरिका में कौन सी चीज़ बेची जा रही है, कौन सी चीज़ खरीदी जा रही है, हम वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, जब ये इंटरनेट नहीं होता था। तो आप ये एज्यूम करें, जब इंटरनेट नहीं होता तब क्या, जब हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान में ही जो चीज़ें बिक रही हैं, बेची या ख़रीदी जा रही हैं, सिर्फ हमारी रसाई उस तक होती थी। लेकिन अब तो हम इंटरनेट के थ्रू हम तो ये देख रहे हैं कि किस मुल्क में क्या बेचा ख़रीदा जा रहा है, हम वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये पूरी जो दुनिया है ना, ये एक ग्लोबल विलेज बन गई है, एक इंटीग्रेटेड मार्केट बन गई है। ये नहीं है कि यहाँ कंज्यूमर मार्केट अलग है, वहाँ अलग है, नहीं, अब सारी इकट्ठी हो गई है। हम कहीं से भी कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है ना, अगर गवर्नमेंट कोई पाबंदी ना लगाए तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से मार्केट ज़्यादा कंपेटिटिव हो गई है। पहले यहाँ जो एक बिजनेसमैन कोई चीज़ अगर बना के बेच रहा था और कोई भी नहीं बेच रहा था पाकिस्तान में, तो लोगों को उसी से परचेज़ करनी पड़ती थी। लेकिन अब तो लोग बाहर से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो बाहर का जो पर्सन, जो बिजनेसमैन है, वो हमें जो चीज़ प्रोवाइड करेगा वो इस बिजनेसमैन का कंपेटिटर बन जाएगा। मतलब कंपटीशन हो गया। यहाँ वाला भी हमें वही चीज़ दे रहा था, बाहर से मंगवा रहे हैं, वो भी वही सेम चीज़ दे रहा है। ठीक है ना। लेकिन कंपटीशन बढ़ गया। किस वजह से बढ़ा? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन ना होती तो हम जो है ना कंपटीशन भी ना होता।
हम जो अपने मुल्क में चीज़ें हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा था, हम सिर्फ उसी से परचेज़ कर रहे थे। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से मार्केट जो है ना, इसमें कंपटीशन आता जा रहा है। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन में जब से इम्प्रूवमेंट आया उसकी वजह से कंपटीशन, यानी चीज़ बनी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उससे आपको मुश्किल ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी आसान है शिपिंग के थ्रू। और इसके अलावा कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त बन गया है। पंजाब में कोई चीज़ बन रही है और सिंध में बन रही है, सिंध में बनी है फ़ौरन आ जाती है इधर, तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। ई कॉमर्स का तो आज दौर ही ई कॉमर्स का है। ठीक है ना, आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, आप ऑनलाइन परचेज़ करो। तो ई कॉमर्स ने मार्केट को बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव बना दिया है। अच्छा, अब उसके बाद रिएक्शन ऑफ बिजनेस टू इंक्रीज्ड कंपटीशन, यानी मार्केट में कंपटीशन हो गया, अब बिजनेस का क्या रिएक्शन होता है। यानी मार्केट बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव बन गई है, अब बिजनेस का रिएक्शन क्या है। आखिर बिजनेस ने अपने आप को लेके तो चलना है ना, बिजनेस ने प्रॉफिट भी कमाना है, तो बिजनेस का क्या डिसीजन मेकिंग, वो क्या डिसीजन मेकिंग करता है, तो इसको हम देखते हैं। डेवलप एंड मेंटेन गुड कस्टमर रिलेशनशिप। अब मार्केट बड़ी कंपेटिटिव हो गई है, आपको चाहिए, बिजनेसमैन को चाहिए कि कस्टमर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन बना के रखे। कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखेगा, कस्टमर को अपना लॉयल बना के रखेगा, तो वो सिर्फ आपके ही गुड परचेज करेगा। ठीक है ना, आपके कंपेटिटर के नहीं करेगा। और क्या कर सकता है बिजनेस, इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड डेवलप न्यू वंस। मार्केट में बड़ा कंपटीशन हो गया, आपकी जो प्रोडक्ट थी वैसी सेम प्रोडक्ट कोई और बिजनेस भी प्रोवाइड कर रहा है, कोई और प्रोड्यूसर भी प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको ये चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट में कोई तब्दीली लाएं, अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद इम्प्रूव करने को, या कोई नई प्रोडक्ट उसकी जगह नई प्रोडक्ट लेके आएँ, ताकि आपके और कंपेटिटर के प्रोडक्ट में थोड़ा फ़र्क हो। ठीक है ना, और कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करे। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, कंपटीशन की वजह से हमें ये डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। इसके अलावा कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करो, कॉस्ट को कम से कम करो। कॉस्ट कम करोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस भी कम होगी। यानी एक प्रोडक्ट बनाने पे 100 रुपये लग रहे हैं, आपका कंपेटिटर भी 100 रुपये लगा रहा है और वो 120 की बेच रहा है, आप भी 120 की बेच रहे हो। आप अपनी कॉस्ट को इसी तरह कोई ऐसे मैयर्स लो कि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है ना, आपकी कॉस्ट 100 से 80 रुपये हो जाए, 100 रुपये से 80 होगी, तो फिर आप अपना प्रोडक्ट जो है ना 100 रुपये का बेचोगे, आपका कंपेटिटर 120 का बेच रहा होगा। तो अब कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ लपकेगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई है, 120 से 100 हुई है। ये कैसे किया, आपने कॉस्ट को कंट्रोल किया। ठीक है, तो आगे है मार्केट शेयर। तो ये रिएक्शन जो है होते हैं बिजनेस के, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, तो ये रिएक्शन जो मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। देखें, ये जितनी भी आप बुक पढ़ेंगे ना, ये सिर्फ जो है ना जर्नल और पॉपुलर जो डिसीजंस हैं ना, जो आम बिजनेसमैन लेते हैं, वो सिर्फ यहाँ आपको बताए गए हैं। इसके अलावा अगर एक्चुअल मार्केट में आप जाएंगे ना, मार्केट में कुछ और हो रहा होता है, मार्केट किसी और तरीके से वर्क कर रही होती है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन किताबों में अभी तक नहीं आई। ठीक है, ये तो वैसे आपको सिर्फ समझाने के लिए सैंपल के तौर पे किताबों में ये चीज़ें लिख के दे दी जाती हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कोई जो है बिजनेसमैन अपने कंपेटिटर को हराने के लिए प्राइस को कम करने की बजाय खुद ऐसे इलीगल टैक्टिस ले सकता है। होंगे इलीगल, सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूँ, इलीगल टैक्टिस ले सकता है कि वो उसका कंपेटिटर जो है ना नाकाम हो जाए। या यानी पाकिस्तानी मार्केट में तो बहुत कुछ चलता है ना, ये सिर्फ इलीगल, लेकिन मार्केट में तो हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं ऐसे। फिर जो है ना एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन को उन इलीगल कंपेटिटर के हमलों से कैसे बचना है, तो ये भी मार्केट में फिर चल रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मार्केट में चल रही होती हैं कि जिससे जो है ना बचना पड़ता है। अब हम देखते हैं मार्केट शेयर को। मार्केट शेयर क्या होता है, ये बड़ा आसान है।
सबसे पहले हाँ, दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, सेल ऑफ कंपनी यानी आपके प्रोडक्ट की जो सेल है वो आपके पास होनी चाहिए, और टोटल मार्केट सेल होनी चाहिए। यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक की पूरी टोटल पाकिस्तानी मार्केट अगर आप ले रहे हो, टोटल मार्केट सेल लो कि कोल्ड ड्रिंक टोटल कितनी बिकती है, ये इस फ़र्क को हटाते हुए कि कौन सी कोक की है, कौन सी पेप्सी की है, वो फलाने की है, फलाने नहीं, टोटल कितनी बिक रही है। मिसाल के तौर पे 1 अरब की कोल्ड ड्रिंक्स बिकती हैं, उसमें अब उस 1 अरब में आपका कितना हिस्सा है, यानी आप मिसाल के तौर पे कोका कोला वाली कंपनी, आपका कितना हिस्सा है, तो आप ये देखोगे सेल, अपनी सेल निकालोगे इनकम स्टेटमेंट से, सेल ऑफ कोका कोला डिवाइड कर दोगे टोटल जो कोल्ड ड्रिंक की सेल है, मिसाल के तौर पे 1 अरब की है, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, तो मार्केट शेयर आ जाएगा। मार्केट शेयर मतलब परसेंटेज है टोटल सेल में, टोटल मार्केट से, लेकिन प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। मैंने मिसाल क्यों दी है आपको, ताकि आपको पता हो कि ये ना हो कि आप प्रोडक्ट चेंज कर जाओ, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अगर आप मार्केट शेयर देख रहे हो कोल्ड ड्रिंक का, तो फिर कोल्ड ड्रिंक ही आपका जो है ना वो मार्केट आपने देखनी है। ये नहीं है कि आप जो है ना कोका कोला की सेल लो और डिवाइड कर दो वो जो है ना बर्गर वगैरह की सेल के साथ ही, ऐसा नहीं। अगर आप बर्गर ले रहे हो, ये देखना चाह रहे हैं कि KFC का कितना मार्केट शेयर है, तो जितने बर्गर पाकिस्तान में बिक रहे हैं, अगर पाकिस्तानी मार्केट आपने टारगेट की हुई है, इंटरनेशनल मार्केट भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ हम पाकिस्तान की मिसाल है। अगर आप ये देखना चाह रहे हो पाकिस्तान में KFC का मार्केट शेयर कितना है, तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी बर्गर बिक रहे हैं ना, जितने ब्रांड बर्गर बेच रहे हैं, उन सब की सेल लो, ठीक है ना। वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा KFC की सेल, KFC की सेल, बर्गर की सेल। अब KFC और भी प्रोडक्ट देता है, KFC पिज़्ज़ा भी दे रहा होता है, डिफरेंट चीज़, वो नहीं लेनी। आप बर्गर को बर्गर से कंपेयर कर, एप्पल को एप्पल से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, ऑरेंज को ऑरेंज से कंपेयर करते हैं। तो आपने सिर्फ KFC की बर्गर की सेल लेनी है, और वो बर्गर की सेल उसे डिवाइड करोगे टोटल जितने ब्रांड्स बर्गर सेल कर रहे हो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो KFC की बर्गर का मार्केट शेयर निकल आएगा, ठीक है ना, कि टोटल मार्केट में KFC कितने बर्गर बेच रही है, ठीक है। तो ये मार्केट शेयर होता है, मार्केट शेयर निकालने का तरीका। अच्छा, आगे है बेनिफिट्स ऑफ अ हाई मार्केट शेयर। अब एक बिजनेस है, उसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, उसके कंपेटिटर से बहुत ज़्यादा है उसका मार्केट शेयर। अब मार्केट शेयर कैसे निकालते हैं वो मैं बता चुका। तो उसका फ़ायदा क्या होगा उस बिज़नेस को जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा है। अभी मैंने आपको मिसाल दी KFC के, तो KFC की मिसाल के तौर पे 80% शेयर है मार्केट में, 80% बर्गर सिर्फ KFC के बिकते हैं मिसाल के तौर पे। तो अब KFC को उसका कुछ फ़ायदा भी होगा। अब वो क्या क्या फ़ायदे होंगे उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, तो थोड़ा गैप आ गया था, सॉरी, ब्रेक लेनी पड़ गई थी। अच्छा, कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। कीपिंग अहेड ऑफ कंपटीशन एंड रिटेनिंग कस्टमर। इसको फ़ायदा ये है कि ये कंपटीशन का गुरु है, बाकी कंपैटिटर इसके नीचे हैं, ठीक है ना। और दूसरा रिटेनिंग कस्टमर, इसके पास कस्टमर ज़्यादा है, इसलिए तो इसका मार्केट शेयर ज़्यादा है। कस्टमर इसके पास ज़्यादा ना है तो इसका मार्केट शेयर कैसे ज़्यादा होगा। आगे है एम्प्लॉइंग एग्रेसिव बिजनेस टैक्टिक्स सच एज प्राइस वार। अब ये जो है अपने कंपेटिटर के साथ एक तो होती है ना कोल्ड वार, वो कोल्ड वार लड़ रहा होता है, उसको हम प्राइस वार कह देते हैं। यानी ये क्या है, इसके कंपेटिटर का मार्केट शेयर बहुत कम है, जितने भी कंपेटिटर हैं 10 कंपेटिटर हैं, उसका मार्केट शेयर, इसका 80% मार्केट शेयर है, तो ये प्राइस को थोड़ा और कम करके मार्केट शेयर और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो ये मतलब जो है ना अपने कंपेटिटर के साथ जो मर्ज़ी करे, ठीक है ना, उसको नुकसान होगा, ठीक है ना। इसकी मर्ज़ी है उसको अपने कंपेटिटर को किस तरह टैकल करता है। आगे ऑब्टेनिंग डिस्काउंटेड रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज ड्यू टू ग्रेटर नेगोशिएशन पावर विद सप्लायर।
अब जो रॉ मटेरियल, क्योंकि इसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, इसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसे बहुत ज़्यादा माल लेना पड़ता है सप्लायर से, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। तो ये क्या कर सकता है, क्योंकि ये बल्क में ले रहा होता है, तो इसका सप्लायर इसको कम पैसों में माल सप्लाई कर सकता है। बाकी इनके इसके जो कंपेटिटर होंगे उसको मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट ये 100 रुपये की बेच रहा है, लेकिन इसको वो 80 रुपये की हो सकता है कि बेचे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्क में सप्लायर से चीज़ें ले रहा होता है। तो जो सप्लायर है इसको कम पैसों में बेच सकता है, तो ये भी इसको एक फ़ायदा होता है। और इसके अलावा और भी फ़ायदे होते हैं। अचीविंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजमेंट, यानी ये जो प्रोडक्ट बनाता है सबसे पहले ये मार्केट में लॉन्च कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑलरेडी नाम बना होता है, मार्केट शेयर होता है। तो ये चंद एक जो है ना इससे फ़ायदे होते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक है कंज्यूमर ट्रेंड एंड बिहेवियर इन मार्केट। कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न को हम देख लें। कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न यानी कंज्यूमर का वे क्या है स्पेंड करने का मनी को, या कंज्यूमर का गुड्स को परचेज करने का जो पैटर्न है वो क्या है, और वो किन चीज़ों से असरअंदाज होता है। सबसे पहले जिस चीज़ से वो असरअंदाज होता है ना, वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किस टाइप का है। फंडामेंटल और एसेंशियल गुड्स आर हाईली डिमांडेड। जो फंडामेंटल गुड्स होती हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो जो कंज्यूमर होता है वो उनके जो फंडामेंटल गुड्स होती हैं, जैसे उन्होंने मिसाल भी दी, रोटी, कपड़ा, ठीक है ना, और खाना वगैरह, पानी वगैरह, इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये हाईली डिमांडेड होते हैं और इनकी प्राइसेस भी कम होती हैं क्योंकि ये हाईली डिमांडेड होते हैं। हम देख रहे हैं कंज्यूमर का कंजप्शन पैटर्न, कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी उसके पास इनकम है, वो किस प्रोडक्ट पे कितनी खर्च करेगा। वो कंज्यूमर प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है, लग्जरी प्रोडक्ट पे बहुत कम खर्च करता है। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग पैटर्न है वो असरअंदाज होता है। अब जो लग्जरी प्रोडक्ट हैं वो बहुत कम परचेज, क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं होते सबके लिए, तो वो जो कंज्यूमर है सिर्फ अमीर अमीर लोग ही उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी क्या है? फ्रिक्वेंटली पीपल परचेज सर्टेन प्रोडक्ट बिकॉज दे हैव टू, यानी फ्रिक्वेंटली है, ये लोग कुछ ख़ास प्रोडक्ट परचेज करते हैं क्योंकि उनको वो परचेज करनी है। वैसे जो है ना फ्रिक्वेंटली उनको परचेज करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों को करना है, उनको परचेज करना है, ठीक है ना, ये कन्फर्मेटी है। कन्वीनियंस जो है ये भी उन कंज्यूमर के कंजम्पशन पैटर्न को असरअंदाज कर लेता है। जो गुड ईजीली कन्वीनियंटली अवेलेबल होगी, यानी कस्टमर को कहीं दूर चल के या सफ़र करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाके लेना पड़ता है, तो वो इससे हेजिटेट होगा। वो कहेगा कि मैं घर से निकलूँ और करीब ही मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है टेस्ट, कंज्यूमर का टेस्ट। और कंज्यूमर का टेस्ट भी बदलता रहता है, ठीक है ना। तो जो बिजनेसेस हैं वो कंज्यूमर के टेस्ट के मुताबिक अपने प्रोडक्ट में भी तब्दीली करते चले जाते हैं। तो ये बहुत आसान सा है, ये आप खुद रीड करेंगे ना। और क्रेडिट अवेलेबिलिटी की वजह से भी कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है। जब से ये क्रेडिट कार्ड वगैरह आया है ना, यानी आप उधार भी चीज़ें परचेज कर लें, अगले महीने हमें दे दीजिएगा, अगले 3 महीने बाद हमें दे दीजिएगा, तो लोग ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये चंद एक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कंजम्पशन पैटर्न को। अच्छा, ये अब आसान सा टॉपिक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है चैप्टर भी, और इसकी रिकॉर्डिंग अब 53 मिनट्स की हो गई है। तो ये आसान सा टॉपिक है, ये एजाज़ आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपके कवर करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ हम पढ़ रहे हैं डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न, यानी कंज्यूमर की जो डिमांड है वो किन चीज़ों से असरअंदाज हो रही होती है। प्राइस ऑफ गुड और सर्विस, यानी गुड की प्राइस से असरअंदाज। अगर गुड सस्ती है तो वो ज़्यादा परचेज़ करेगा, गुड महंगी है तो वो कम परचेज़ करेगा। दूसरा पीपल्स इनकम, लोगों की इनकम
भी डिपेंड कर रही होती है उनकी डिमांड पे। अगर उनकी इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, इनकम कम है तो वो कम डिमांड करेंगे। टेस्ट भी डिटरमाइन कर रहा होता है प्रोडक्ट की डिमांड पे, कि टेस्ट अगर जो है उनको एक ख़ास ब्रांड के चीज़ पसंद आ गई है, या आप KFC ले लो, KFC का उनको बर्गर बहुत पसंद है तो वो KFC की ज़्यादा डिमांड करेंगे, ना कि जो है ना फ्राई चिक्स है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है ना। प्राइस ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स, फिर जो कंज्यूमर होता है वो अल्टरनेटिव गुड की प्राइस को भी देख रहा होता है। वो अगर बर्गर खाने जा रहा है तो वो ये भी देखेगा KFC का कितना है, फ्राई चिक्स का कितना है, और डिफरेंट जो ब्रांड्स वगैरह उनके प्राइस, उनके बर्गर की क्या प्राइस है। तो प्राइस ऑफ अल्टरनेटिव भी डिफाइन कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे इसकी जेब में 100 रुपये है और एक KFC जा रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, KFC का 100 का तो नहीं आता, पर मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अगर इसके जेब में 100 रुपये है और KFC का बर्गर 100 का आता है लेकिन फ्राई चीज़ का 120 का आता है, तो फिर ये KFC का बर्गर परचेज़ करेगा। हाँ, इसकी जेब में 120 है और इसे पसंद भी फ्राई चिक्स का बर्गर है, तो फिर ये फ्राई चिक्स का परचेज़ करेगा, लेकिन उसका नहीं करेगा, KFC का नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जेब में पैसे हैं, इसकी इनकम इसे इजाज़त देती है। तो ये जितने भी फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा प्राइस डिमांड को क्या डिटरमाइन करते हैं, पॉपुलेशन साइज़ और स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है कि जिसकी वजह से किसी ख़ास बिजनेस के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सीजनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, ये इजी हैं, एक बार आप रीड करोगे ना आपको समझ आएगा जो अफेक्ट कर रहे होते हैं डिमांड पे। अच्छा जनाब, अब हम पढ़ते हैं कंपटीशन। कंपटीशन और उसके बाद हमारा स्वाट एनालिसिस आ जाएगा। मैस वर्सेस नीच मार्केट, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट में ये टॉपिक होगा गालिबन, मैस और नीच मार्केट, इसका पहले मैं समझा चुका हूँ। मैस मार्केट में सेम गुड है और सबके लिए एक जैसी है, और नीच मार्केटिंग में आपने सेग्रीगेशन की हुई है, आपने सेगमेंट्स बनाए हुए हैं मार्केट के डिफरेंट। पंजाब, सिंध, पंजाब के लिए अलग प्रोडक्ट है, वो सिंध के लिए अलग प्रोडक्ट है, तो ये नीच मार्केटिंग। ये मैं नहीं आपको पढ़ाऊँगा, ये आसान है, ये आपने खुद इसे पढ़ लेना है। ठीक है, मार्केट सेगमेंट। अच्छा, हम उसकी तरफ वापस आते हैं। पहला चैप्टर तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कंपटीशन, कंपटीशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। हम इसका ये देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड कंपटीशन ऑन बिजनेस और कंज्यूमर, यानी कंपटीशन बढ़ गया है तो उसका असर बिजनेस पे क्या हो रहा होता है और उसका असर कंज्यूमर पे क्या हो रहा होता है। अगर हम बिजनेस को देखें तो बिजनेस पे दो तरह के असर हो रहे हैं। एक बिजनेस को कुछ उससे फ़ायदा भी हासिल होता है, कुछ नुकसान भी हो रहा होता है। तो पढ़ते हैं क्या, सक्सेसफुल बिजनेस मेंटेन और इंक्रीज सेल एंड प्रॉफिट। कंपटीशन बस ज़्यादा होता है ना, तो जो सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं, यानी जो जिनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपनी सेल, जो उनकी सेल है ना, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना हो कि हमारा कंपेटिटर ज़्यादा हमसे आगे निकल जाए, तो वो अपनी सेल, अपना प्रॉफिट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्मॉल बिजनेस that can respond more quickly to changing market condition benefit from the higher market share। पहला पॉइंट था बड़े बड़े बिजनेसेस के बारे में, दूसरा पॉइंट है छोटे बिजनेस के बारे में। स्मॉल बिजनेसेस यानी छोटे जो बिजनेसेस हैं जिनका मार्केट शेयर बहुत कम है, अगर वो मार्केट में कस्टमर की नीड और वांट के चेंज होने को फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। कस्टमर की नीड और वांट चेंज हुई, इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट में उसकी फ़ीचर्स में तब्दीली दे दी, तो फिर तो ये कामयाब हैं, इन्हें फ़ायदा हासिल हो सकता है। अदरवाइज़ वो जो बड़े बिजनेसेस हैं उनका मार्केट शेयर ज़्यादा ही रहेगा। अगर बड़े बिजनेस अपना प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रहे, जो छोटे बिजनेस हैं वो अपना प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं कस्टमर की नीड और वांट के मुताबिक, तो जो कस्टमर है वो बड़े बिजनेस से फिर छोटे बिजनेस की तरफ मूव करेगा। तो ये छोटा फिर छोटा नहीं रहेगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा और बड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे है। अच्छा, नुकसान क्या हो सकते हैं कंपटीशन के, बिजनेसेस दैट
कैन नॉट compete सक्सेसफुली विल लूज देयर कस्टमर टू द competitor। अब जो बिजनेस compete नहीं कर सकते ना, जो competitor का मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो गए, वो ख़त्म। बिजनेसेस डेट फेल टू सर्वाइव कंपटीशन इनकर हायर कॉस्ट, जो कंपटीशन नहीं कर सकते फिर उनका हायर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आने लग जाती है, उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, उनका रिस्क उनके रिस्क इस चीज़ का शटिंग डाउन, यानी उनका बिजनेस बंद होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें कंज्यूमर के, कंज्यूमर को कंपटीशन में क्या फ़ायदा होता है? वाइडर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। कंपटीशन में कंज्यूमर के पास एक चॉइस होती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो, क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेसेस एक सेम ही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे बार बार हम बर्गर की मिसाल ले रहे हैं, KFC भी दे रहा है, फ्राई चिक्स भी दे रहा है, वो मैकडोनल्ड भी दे रहा है, डिफरेंट और तरह के जो है ना ब्रांड्स हैं जो आपको बर्गर दे रहे हैं। तो आपके पास एक वैरायटी है, कंज्यूमर के पास एक बड़ी वैरायटी होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा वो आपस में कंपटीशन में लगे हुए हैं, उन्होंने वो कोशिश कर रहे होंगे कि मैं उससे प्राइस कम रखूं, मैं उससे प्राइस कम रखूं। इसका फ़ायदा किसको हो रहा होगा? इसका फ़ायदा हमें कंज्यूमर्स को हो रहा होता है। वो आपस में लड़ाई में लगे हुए हैं कि प्राइस वार में, ठीक है ना, मेरी प्राइस कम हो, मेरी प्राइस कम हो, तो फ़ायदा हमें हो रहा है। लेकिन कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। सम बिजनेसेस माइट कट कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज। अब कुछ बिजनेस ऐसा करते हैं कि जब उन्होंने प्राइस कम करनी हो ना, तो वो क्वालिटी भी कम कर देते हैं प्रोडक्ट की। कंपटीशन में ये भी नुकसान है। कंपटीशन में प्राइस वार हो रही होती है ना, हर एक की कोशिश होती है हर ब्रांड की कि मेरी प्राइस कम हो। प्राइस कम की तो उधर से क्वालिटी भी कम कर दी, तो कंज्यूमर के पास जब वो प्रोडक्ट पहुँचेगा तो वो कम क्वालिटेटिव होगा, उसकी क्वालिटी कम हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो कंज्यूमर को इस हवाले से नुकसान हो सकता है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये अब कंपेटिटर के किसी प्रोडक्ट का भी हो सकता है, अपने बिजनेस का भी हो सकता है, या कंपेटिटर के पूरे बिजनेस का भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, किसी खास प्रोडक्ट का भी हो सकता है, किसी खास प्लान का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है। स्वॉट एनालिसिस, ये पेज रिपीट हो गया। अच्छा, स्ट्रेंथ में क्या? अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो स्वॉट एनालिसिस उसका कैसे करेंगे? हम ये देखेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ्स आर द फैक्टर दैट मेक द प्रोडक्ट सक्सेसफुल, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ्स हैं। मिसाल के तौर पर ब्रांड इमेज, लेवल ऑफ सेल, ये हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है। हमारे प्रोडक्ट की वीकनेस क्या है? यानी उसकी मिसाल के तौर पे उसकी लेस डिमांड है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, तो ये उसकी वीकनेस हो सकती है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट द पोटेंशियल टू टेक एडवांटेज। पहले अपॉर्चुनिटी को पहले ये जितनी भी उन्होंने लाइनें बताई हैं, पहले वो स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर आगे मिसाल दे रहा है, वीकनेस को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर आगे मिसाल। तो अपॉर्चुनिटी को वो एक्सप्लेन कैसे करता है? रिप्रेजेंट द पोटेंशियल टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू मार्केट, यानी अपॉर्चुनिटी क्या है कि नई मार्केट में वो इन हो सकता है ताकि उसकी सेल बढ़े। थ्रेड हो सकते हैं उससे, इंटरनल थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड्स हो सकते हैं। जैसे कोरोना आ गया, कोरोना बिजनेसेस के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए एक थ्रेड था। तो ये एनालिसिस होता है स्वॉट। हम प्रोडक्ट का भी कर सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है मार्केट रिसर्च के ऊपर। जब मार्केट रिसर्च करते हैं उससे डाटा मिलता है, तो फिर उसके बाद स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, ठीक है ना। मैस और नीच मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपने यहाँ से सिर्फ इसे रीड आउट करना है, बस समझ आ जाएगा आपको। अच्छा, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट को हिस्सों में तकसीम कर देना। जैसे इसका जिक्र मैं पहले भी आपको कर चुका हूँ, पूरी मार्केट को हिस्सों में तकसीम करना। जैसे पूरे पाकिस्तान को आप 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हो, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। ये तो मैंने आपको मिसाल के तौर पे बताया। लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे आप पूरी मार्केट को तकसीम कर सकते हो। आप एज की बुनियाद पे भी कर सकते हो, यानी आप बूढ़ों के लिए अलग, बूढ़ों की एक अलग मार्केट है, छोटे बच्चों की एक अलग मार्केट है, दरमियानी जो जवान है उनके लिए एक अलग मार्केट है। तो आप एज पे भी, एज भी एक फैक्टर बन सकता है मार्केट सेगमेंटेशन के लिए। एज की बुनियाद पे भी मार्केट को डिवाइड किया है। जेंडर की बुनियाद पे भी कर सकते हो, यानी मेल की अलग मार्केट है, फीमेल की अलग मार्केट है। क्योंकि आप ना प्रोडक्ट ऐसा मार्केट सेगमेंटेशन करते क्यों हैं, पहले तो ये बता दूं
कि आपने जो प्रोडक्ट बनाना है ना वो किसी ख़ास मार्केट के लिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका एक ही प्रोडक्ट वो बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत कम होता है ऐसा कि वो बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, वो बूढ़ा भी कर सकता है, वो छोटा भी कर सकता है, बड़ा कर सकता है, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। ऐसा बहुत कम होता है। तो मार्केट को क्या करना पड़ता है, मार्केटर को, बिजनेसमैन को पूरी मार्केट को तकसीम करना पड़ता है। हो सकता है कि वो एज की बुनियाद पर तकसीम कर रहा हो सकता है कि वो मेल और फीमेल में तकसीम कर सकता हो सकता है कि वो लोकेशन की वजह से तकसीम कर रहा हो, यानी ये पंजाब वाले एरिए के हैं, ये सिंध वाले एरिए के, लोकेशन की वजह से भी। इसके अलावा और जो है ना सोशो इकनॉमिक ग्रुपिंग, यानी इनकम की वजह से वो डिवीजन कर रहा है मार्केट को, कस्टमर को। इनकम की वजह से कैसे कि जिसकी 1 लाख से ज़्यादा इनकम है ये एक अलग मार्केट है, 50,000 से 1 लाख ये एक अलग है, 50,000 से कम। अब ये क्यों कर रहा होता है, क्योंकि उसने जो प्रोडक्ट बनाना है ना वो किसके लिए प्रोडक्ट बना रहा है, वो 1 लाख से ज़्यादा इनकम वाले लोगों के लिए बना रहा है, वो 50,000 से 1 लाख के दरमियान वाले इनकम वाले लोगों के लिए बना रहा है, या 50,000 से कम वाले लोगों के लिए बना रहा है। ये फिर डिसीजन मेकिंग करनी होती है, इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हमें पता हो हम किसके लिए बना रहे हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट और यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मार्केट सेगमेंटेशन के हैं कि मार्केट को अपने डिवाइड करना है मुख्तलिफ हिस्सों में, उसकी बुनियाद क्या है। ठीक है, मुख्तलिफ बुनियादों पे आप मार्केट को तकसीम कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सेगमेंटेशन, इसका यही फ़ायदा होता है, बार बार मैं यही कर रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट बना, आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है कि आप मिसाल के तौर पे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ फ़ीमेल उससे यूज़ कर सकती हैं, तो आपने डिवाइड किया, आपने टारगेट किया कि फ़ीमेल, ये फ़ीमेल के लिए हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद मज़ीद आप डिवाइड भी कर सकते हो कि हैं तो फ़ीमेल के लिए, लोकेशन वाइज हम डिवाइड कर रहे हैं कि ये पंजाब की फ़ीमेल्स के लिए या उन फीमेल्स के लिए, सिंध के फ़ीमेल्स। अब आपको पता होगा अगर हम ड्रेस की बात करें, मिसाल के तौर पे मेरा काम है ड्रेसिंग का, तो कपड़े वगैरह मैं बेचता हूँ, तो अब मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं फ़ीमेल को टारगेट करूँगा। आगे फिर ये भी डिसीजन करना होगा कि सिंध के जो कल्चर है ना, वहाँ के जो लोग हैं वो एक अलग तरह का ड्रेस चाह रहे होते हैं, जो पंजाब के लोग हैं ये अलग तरह, ये यहाँ की जो फीमेल्स हैं ये अलग तरह के ड्रेस की डिमांड कर रहे होते हैं। तो मुझे वो जो ड्रेस है, ड्रेस की जो फीचर्स हैं, उसका जो डिज़ाइन होता है, ये तो औरतों को ज़्यादा पता होता है इसका, वो फिर जो है ना वो उस लिहाज से भी मैं तकसीम कर रहा होता हूँ मार्केट को, लोकेशन वाइज भी। यानी मार्केट को पहले मैंने एज वाइज सेगमेंट किया, यानी उसका हिस्सा, सॉरी जेंडर वाइज उसे सेगमेंट किया, फिर उसके बाद मैंने उसकी सेगमेंटेशन की लोकेशन वाइज, फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ, फिर मैं अब कर रहा हूँ इनकम की बेस पे सेगमेंटेशन बना रहा हूँ। यानी मैंने जो सूट बनाना है वो है 10,000 का, तो ये वो परचेज़ कर सकता है जिसकी इनकम जो है ना 50,000 से 1 लाख के दरमियान हो, क्योंकि उसके बाकी भी अखराजात हैं कि वो मेरा सूट 10,000 का वही परचेज़ कर, जिसकी इनकम भी 50,000 तक है तो वो बाकी उसने अखराजात भी पूरे करने हैं, वो उसने मेरा नहीं परचेज़ करना। तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है ना, तो ये आपका चैप्टर था, अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हुआ, काफ़ी लेंथी चैप्टर था, मेरे ख्याल में 25 पेजेस, 24-25 पेजेस का था। खैर ये ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह फिर अगला जो है ना चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसके बाद।